तेज़ धूप और पसीने से केशव का बुरा हाल हो रहा था। उसने एक नज़र सूरज पर डाली जो आग उगल रहा था और फिर अपने कंधे पर रखे कपड़े से पसीना पोंछने लगा। चारों तरफ धूप ही धूप फैली थी, लेकिन ये मौसम भी फसल की कटाई का था। केशव रोज़ सुबह सुबह ही खेतों में आ जाता था। जब से उसके बाबा बीमार रहने लगे थे, सारा काम उसी के कंधों पर आ गया था। हालांकि उसका बड़ा भाई विकास भी था, लेकिन वह पढ़ाई पूरी होने के बाद शहर में नौकरी करने लगा था। लेकिन केशव को 5वीं पास करने के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके बाबा बीमार रहने लगे थे। इसीलिए केशव को उसके बाबा ने अपने खेतों में साथ लगा लिया, क्योंकि बड़े बेटे ने तो साफ मना कर दिया था कि उसे खेतों के काम करने का कोई शौक़ नहीं है। उसे तो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है। बड़ा बेटा था, इसीलिए माँ बाप का लाडला भी ज़्यादा था। इसीलिए माँ ने कहा कि विकास अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और केशव का क्या है, उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे खेतों में लगा देंगे। आखिरकार खेतों का काम भी तो किसी को संभालना है। माँ दोनों बेटों में अक्सर छोटे बेटे के साथ ज़्यादती कर जाती थी। बड़े बेटे से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। विकास ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी उसकी शहर में ही लग गई। जब उसकी शादी का समय आया तो माँ ने 10वीं पास अपनी सहेली की बेटी विकास के लिए पसंद की थी। माँ कहने लगी, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, अफसर बेटे के लिए मैं पढ़ी लिखी लड़की ही लाऊंगी। वह पढ़ी लिखी लड़की तो ले आई थी, जो कि गांव में 10वीं की परीक्षा देकर पास हुई ही, लेकिन अपने आप को एमए पास से कम नहीं समझती थी। बड़ी नखरेबाज थी। विकास की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पत्नी का खर्चा शहर में सहन कर सकता। इसीलिए विकास की पत्नी रीना गांव में ही रहती थी। हफ्ते में छुट्टी पर विकास आ जाता था और माँ उस दिन उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी। कहती थी, मेरा बच्चा शहर जा रहा है। सारे घर में बस विकास की इज्जत थी, उसकी आवभगत की जाती थी। केशव बाप के साथ खेतों में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी इज्जत नहीं पाता था जितने की विकास को मिलती थी, और विकास भी अपनी पढ़ाई का रोब केशव पर झाड़ता रहता था, जबकि घर का सारा खर्च केशव ने ही उठा रखा था। विकास तो जो भी कमाता था बस अपनी पत्नी की मुट्ठी में ही रख देता था, जबकि केशव ने भी कभी ये नहीं कहा था कि बड़ा भाई खर्चा क्यों नहीं देता। केशव सोच ही रहा था कि आज अपने बाबा से कहूँगा कि जाकर विकास से भी कहे कि घर के खर्चों में हाथ बटाया करे। लेकिन इससे पहले ही विकास अपने माँ बाप के सामने बैठा ये कह रहा था कि पिताजी, मैंने बाहर नौकरी के लिए अप्लाई किया है और मेरी नौकरी एक कंपनी में लग चुकी है। ये सुनकर माँ तो विकास का माथा चूमने लगी। कहने लगी, मेरा बेटा जुग जुग जिए। उसके बाबा भी कहने लगे, तूने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। केशव भी वहीं पास में बैठा अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था। उसके बाबा केशव को देखकर कहने लगे, तुम्हारे भाई की दुबई में नौकरी लगी है। विकास कहने लगा, नौकरी तो लग गई, लेकिन वहाँ जाने के खर्चे बहुत हैं। मैं चाहता हूँ किसी भी तरह करके मेरे लिए 2 लाख रुपए का आप इंतज़ाम कर दें। ये कहना था कि बाप कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 लाख रुपए का इंतज़ाम भी हो जाएगा। केशव कहने लगा, बाबा कहाँ से हो जाएगा। ये बात कहनी थी कि बाप के माथे में बल पड़ गए। कहने लगे, क्यों, ये सारी ज़मीनें क्या सिर्फ तुम्हारी हैं, इस पर विकास का भी हक है। केशव कहने लगा, भाई कौन सा खर्चा देते हैं, जो भी आता है घर में मैं खर्च कर देता हूँ। उसके बाबा कहने लगे, बस बस, मैं जानता हूँ कि तू सारे पैसे खर्च नहीं करता। खेतों से जो भी मुनाफा होता है सब कुछ आपको पकड़ा देता हूँ। केशव कहने लगा, मैंने तो कभी गिनती भी नहीं की। वह अपने बाबा से लगातार बोले जा रहा था। हाँ, तो मैंने कब मना किया है, मेरे पास पैसे पड़े हैं। वह जो पैसे थे उनमें से तो कुछ तो घर में खर्च हो जाते थे और कुछ मैं संभाल कर रख लेता था। आखिरकार विकास का भी तो ज़मीनों में हिस्सा है। मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं विकास को वे पैसे दे दूंगा। केशव तो ये सुनकर चुप हो गया था। अगले महीने उसकी अपनी शादी भी थी और 2 लाख रुपए उसने अपने बाप के पास इसलिए जमा करवाए थे ताकि अपनी शादी पर खर्च कर सके। पहले तो माँ ने उसके लिए जिस लड़की का रिश्ता तय किया था वह बिल्कुल अनपढ़ थी। कहने लगी, तू कौन सा पढ़ा लिखा है जो तेरे लिए पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊँ। बस घर के काम काज उसे आने चाहिए। केशव ये भी ना कह सका कि 5वीं तक तो मैं फर्स्ट आता था। अगर मुझे भी पढ़वाया होता तो मैं भी कुछ बन जाता, लेकिन शुरू से माँ बाप के सामने ज़बान चलाने की आदत नहीं थी। 2 लाख रुपए उसके पिता ने विकास के हवाले कर दिए।
इसीलिए केशव की शादी बड़ी सादगी से लक्ष्मी के साथ हो गई थी। जिस तरह से केशव के घर में कोई अहमियत नहीं थी, लक्ष्मी को भी कभी वो अहमियत नहीं मिल सकी। उसकी जेठानी अपने पढ़े लिखे होने का बड़ा रोब उस पर जताती थी, उससे नौकरों की तरह काम भी करवाती थी। केशव की शादी के तुरंत बाद विकास दुबई चला गया। उस समय विकास के 2 बेटे थे और अपने घर के साथ साथ केशव को विकास की पत्नी, विकास के बच्चों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। लेकिन मजाल है कि कभी उसके माथे पर बल आया हो। कभी कभी लक्ष्मी केशव से शिकायत करती थी, कहती थी कि भाभी तो कोई काम करती नहीं है और मैं अगर काम करती भी हूँ तो मुझ पर रोब जमाती रहती हैं। केशव, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। भला वे कौन होती हैं मुझ पर रोब जमाने वाली? बार बार यही कहती हैं कि मेरा पति पढ़ा लिखा है, इसीलिए दुबई में उसे काम मिला है। और केशव को देखो, शुरू से ही कम दिमाग का था, जब तो किसानों के साथ मिलकर खेतीबाड़ी करता है। लक्ष्मी जब रोते हुए ये बातें केशव को बताती है तो वह कहता, लक्ष्मी, भाभी की आदत है, वे ज़बान की ख़राब हैं, तुम ऐसी बातें दिल पर मत लिया करो। उल्टा वह लक्ष्मी को ही समझा देता। केशव के घर पहली बेटी पैदा हुई तो वह बहुत खुश था, लेकिन दादा दादी ने पोती को वह प्यार नहीं दिया जो कि विकास के दोनों बेटों को देते थे। बेटी का सुनकर ही माँ का मुंह बन गया था, लेकिन केशव ने अपनी बेटी को प्यार से सीने से लगाया। यह देखकर उसकी माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन वह पोती से प्यार नहीं करती थी। रीना भी लक्ष्मी को बार बार इसी बात के ताने देती रहती, कहती, मैंने तो इस ख़ानदान को 2-2 वंश दे दिए हैं, इसीलिए मेरी अहमियत इस घर में हमेशा ज़्यादा रहेगी। विकास पूरे 5 साल के लिए दुबई गया था, लेकिन एक पाई भी उसने कभी घर के खर्चों के लिए नहीं भेजी थी। हाँ, मगर यह था कि वह कभी कभी अपनी बीवी, बच्चों और माँ बाप के लिए उपहार भेज देता था, लेकिन कभी दिल में भाई और भाभी और उसकी बेटी के लिए ख्याल नहीं आया था कि उनके लिए भी कुछ भेजना चाहिए। इस पर माँ यही सुनती रहती कि केशव की कमाई पर अगर विकास की पत्नी बच्चे खाते पीते हैं तो हम इन पर कोई एहसान नहीं करते। अरे, इन ज़मीनों पर विकास का भी हिस्सा है। केशव का कई बार दिल चाहा कि माँ से कह दे कि खाली हिस्सा तो सब कुछ नहीं है, आकर मेहनत भी बराबर की करे। 2 लाख तो वैसे ही लेकर चला गया है और उसकी पत्नी, बच्चों के सारे खर्च मैं पूरे करता हूँ। जब भी थक हार कर घर पहुँचता तो बेटी नन्हे मुन्ने कदम उठाती हुई बाप के पास चलकर आती। इससे पहले कि बाप के पास पहुंचती, दोनों भतीजे उसे धक्का देते हुए चाचा के पास पहुंच जाते और कहते कि चाचा पैसे दो। माँ कहती कि चाचा ही तुम लोगों को पैसे देगा। केशव अपनी जेब से पैसे निकालकर 10-10 का नोट उन दोनों को पकड़ा देता और फिर जाकर अपनी बच्ची को पकड़कर गोद में उठा लेता। वह बेचारी छोटी सी थी, बड़ी मुश्किल से चलना सीखा था। बाप को देखकर दूर से ही पापा पापा पुकारने लगती, लेकिन इससे पहले कि बाप की गोद पर चढ़ पाती, विकास के बेटे उसे धक्का दे देते। दिन भर लक्ष्मी कामों में लगी रहती और बेटी विकास के बेटों से मार खाती रहती। अगर कभी दोनों बच्चों को डांट देती कि तुम लोगों को नज़र नहीं आता कि बहन इतनी छोटी है और उसके हाथ से खिलौने छीन रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो। लक्ष्मी का बस इतना कहना होता कि सास और जेठानी दोनों उससे लड़ने लगती। तुम क्यों छोटे बच्चों के पीछे पड़ी हो? अरे, अगर अपनी बेटी का इतना ही ध्यान है तो उठाकर कमरे में बंद कर दो, हमारे बेटे तो यहीं आंगन में ही खेलेंगे। लक्ष्मी जब केशव से रो रो कर ये सब कहती कि तुम क्यों नहीं कुछ बोलते, कौन सा तुम इनका खा रहे हो, क्यों चुपचाप रहते हो, तो वह यही कहता कि मैं इतनी बात पर अपनी माँ से बदतमीज़ी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम काम करती रहो तो मुन्नी को अपने पास बिठा लिया करो। लक्ष्मी कहती, बस करो, तुम्हें सब्र करना है तो करो, मुझे और मेरी बेटी को क्यों करवा रहे हो, हमारे साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हो। लेकिन वह प्यार मोहब्बत से बस पत्नी को समझा देता था, तुम सब्र करो। वह कहने लगी, तुम्हारा सब्र मेरी जान ले लेगा केशव। ये कहकर वह उठकर चली जाती। सारे घर की जिम्मेदारियां लक्ष्मी पर थीं। रीना किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। अगर कभी सास या ससुर उसे चाय बनाने को कह भी देते तो लड़ने लग जाती, कहती, खुद तो आपका बेटा परदेश में जाकर बैठ गया, क्या मैंने यहाँ पर आप लोगों को संभालने की जिम्मेदारी उठा रखी है? वह वहाँ परदेश में ऐश करता रहे और मैं यहाँ नौकरों की तरह काम में लगी रहूँ। जब केशव के माँ बाप रीना की बदतमीज़ी सुनते तो थोड़ी देर के लिए उस पर गुस्सा करते और फिर उन्हें लक्ष्मी की याद आने लगती कि जो कुछ भी है, जैसी भी है, लेकिन चुपचाप उनके सारे काम कर देती है। 5 साल बाद
जब विकास दुबई से वापस आया तो सबके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आया था। उस वक्त केशव की बेटी भी 3 साल की हो चुकी थी। वह अपने बेटों के लिए बहुत सारे खिलौने लाया था। इनमें से एक खिलौना मुन्नी ने भी पकड़ लिया। विकास के पास जाकर कहने लगी, बड़े पापा, ये मैं ले लूँ? बड़े प्यार से उस बच्ची ने पूछा, लेकिन विकास ने उसके हाथ से वह खिलौना छीन लिया। कहने लगा, मैं ये सब अपने बच्चों के लिए लाया हूँ। फिर लक्ष्मी से कहने लगा, तुमने अपनी बच्ची को ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई। वह जेठ का बर्ताव देखकर हैरान हो गई। केशव ने फ़ौरन अपनी बच्ची को पकड़ लिया। फिर मुन्नी से कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें कल खिलौना ला दूँगा। विकास सबके लिए चीज़ें लेकर आया था, यहाँ तक कि पड़ोसियों के लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया था। बस नहीं लाया था तो केशव और उसकी बीवी और बच्ची के लिए। ना ही माँ बाप में से किसी ने ये बात बड़े बेटे को बोली कि तुम 5 साल बाद आए हो तो छोटे भाई और उसकी बेटी के लिए कुछ तो ले आते। बहरहाल अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि विकास कहने लगा कि उसे पिता की जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए। उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वह नहीं चाहता कि गांव के गंदे माहौल में उनकी परवरिश हो। वह उन्हें शहर में रखना चाहता है और अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कराना चाहता है ताकि उसके बेटे बड़े होकर अफसर बने। केशव को लगा था कि इस बात पर उसके माँ बाप को ज़रूर कोई परेशानी होगी, लेकिन वह हैरान रह गया। उसकी माँ कहने लगी, क्यों नहीं, मेरे पोते बड़े होकर बाप की तरह अफसर ही बनेंगे। पिता ने भी यही कहा कि ठीक है, तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारी अमानत है, तुम चाहो तो इन्हें बेचकर शहर में घर ले लो। ये सुनना था कि केशव कहने लगा, पिताजी, ज़मीन पर मेहनत मैंने की है और भाई ने अगर नौकरी की भी है तो कभी भी कोई खर्चा नहीं भेजा। सारे खर्चे इन्हीं ज़मीनों से पूरे हो रहे हैं और 2 लाख तो विकास भैया ले भी चुके हैं। इतना कहना था कि एक ज़ोर का थप्पड़ बाप ने केशव के मुंह पर मारा। कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि मैं आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। तूने क्या भाई पर एहसान किया है? इसकी ज़मीनों पर काम कर रहा था तो क्या ज़मीन तेरी हो गई? वह कहने लगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर भाई अपनी ज़मीनों पर शुरू से मेरी तरह हल चलाता तो मैं भी पढ़ाई कर सकता था। मैंने कुर्बानी दी है तो मेरी कुर्बानी का मुझे कहाँ सिला मिला है। पहली बार केशव ने सामने शिकायत की थी, लेकिन बाप ने थप्पड़ मार डाला था। ये देखकर तो लक्ष्मी की जान पर बन गई। पहली बार केशव ने बाप से शिकायत की तो आगे से थप्पड़ मिल गया। लक्ष्मी केशव के सामने जाकर खड़ी हो गई और ससुर के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, पिताजी, बस करो, विकास भैया को जो चाहिए इन्हें दे दो। हाथ पकड़कर वह केशव को कमरे में ले गई। ज़मीन पर गिरने की वजह से उसकी कोहनियाँ छिल गई थी, उसमें से खून बह रहा था। पहली बार केशव की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाप ने आधी ज़मीन विकास के नाम लिख दी, जिन्हें बेचकर वह शहर चला गया। कुछ दिन बाद लक्ष्मी ने केशव से कहा कि अपने बाप से माफ़ी मांग लो। केशव ने बेकसूर होते हुए भी अपने बाप के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और उन्हें मना लिया। लेकिन इस साल जैसे ही गेहूं की फसल तैयार हुई, खेतों में आग लग गई थी। पता नहीं किसकी हरकत थी, सारे खेत जल गए थे। उसमें बहुत नुकसान हो गया था और केशव तो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी तो पूरे साल की मेहनत जैसे मिट्टी में मिल गई थी। पहली बार उसने बाप के सामने बैठकर अपनी मजबूरी बताई कि पिताजी, विकास भैया से कहो कि मुझे 2 लाख रुपए उधार ही दे दें ताकि मैं घर का खर्चा चला सकूं और खेतों पर दोबारा मेहनत कर सकूं। लेकिन बाप ने हामी ही नहीं भरी थी, बल्कि उल्टा कहने लगे कि तुमने भाई की ज़मीन खाने की कोशिश की, इसीलिए देखो ऊपर वाले ने तुम्हें नुकसान दे दिया। जब घर पर तंगी आने लगी तो केशव के माँ बाप विकास के पास शहर चले गए। कहने लगे कि वह अब अपने बड़े बेटे के पास रहेंगे। उस दिन लक्ष्मी बहुत रो रही थी। कहने लगी, तुमने अपने बड़े भाई का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। जब पैसे मांगे तो भाई किनारा कर गया। पिताजी ने भी तुम्हारी मेहनत के सारे पैसे विकास भैया को दे दिए। आज पहली बार हमें ज़रूरत पड़ी तो पिताजी ने किनारा कर लिया। फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, सच सच बताओ केशव, क्या तुम पिताजी के सगे बेटे हो? केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी का हाथ पकड़कर कहने लगा, मुझे अपने भगवान पर पूरा यकीन है, वह मेरी मेहनत को बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपने किसान साथियों और दोस्तों से बात की। दोस्तों ने जब केशव की आंखों में आंसू देखे तो कहने लगे, चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो देखना परेशानी का हल भी हो जाएगा। लक्ष्मी ने अपने सारे गहने केशव को दे दिए थे।
कहने लगी, इसे बेचकर खेतों में दोबारा से मेहनत शुरू करो। लेकिन 1 साल का वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था। मेहनत की भी जाती तो फसल अगले साल ही तैयार होती। लेकिन इस बुरे वक्त में लक्ष्मी ने केशव का बहुत साथ दिया। सूखी रोटी उसने पति के साथ प्याज और चटनी के साथ खाई थी, लेकिन कभी कोई शिकायत ज़बान पर नहीं लाई थी। केशव ने दोबारा से मेहनत शुरू कर दी। कुछ लक्ष्मी के गहने बेचकर पैसे लगाए, कुछ अपने दोस्तों से उधार लिए। दूसरी तरफ रीना बात बात पर विकास से झगड़ा करने लगी थी। कहती, तुम्हारे माँ बाप को मैं नहीं संभालूंगी, मुझसे नहीं होते इतने काम। हर थोड़ी देर बाद तुम्हारे बाप को भूख लग जाती है, कहते हैं मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे समय पर खाना दो। अरे मैं क्या इनकी नौकरानी हूँ? देखो मैं सारा काम नहीं कर सकती, इन्हें बोलो वापस गांव जाएं। विकास कहने लगा कि वहाँ तो खुद केशव और उसकी पत्नी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं कैसे अपने माँ बाप को वहाँ भेज सकता हूँ। फिर कहने लगा, देखो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम चाहो तो माँ से घर के काम करवा लिया करो, लेकिन मैंने अगर उन्हें गांव भेज दिया तो मेरी बिरादरी वाले क्या कहेंगे, बहू का अपने लिए इतना बुरा बर्ताव देखकर। विकास के माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर एक रात घर से बाहर निकल गए। सोचा तो यही था कि वे गांव चले जाएंगे, लेकिन रास्ते में 2 लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। सारे पैसे उनसे छीनकर भाग गए। वह दोनों विकास के घर से बहुत दूर आ चुके थे। वापसी का रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है, इसीलिए खो गए थे। 2-3 दिन तो सड़कों पर ही घूमते रहे। भूख लगती तो कोई ना कोई तरस खाकर उन्हें खाना दे देता, लेकिन बाद में किसी ने खाना भी नहीं पूछा। यूं ही भटकते भटकते उन्हें 1 महीना गुजर गया था। भूख और प्यास की वजह से उनकी शक्ल भिखारियों जैसी हो गई थी। शुरू में उन्होंने विकास के पास लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें घर का पता याद ही नहीं था। हालात से परेशान होकर केशव की माँ रोने लगी, सिसकने लगी। अब उन्हें केशव की याद आ रही थी। वह तो जब तक अपने माँ बाप को खाना अपने हाथों से नहीं खिला देता था, एक निवाला अपने मुंह में नहीं रखता था। तंगी भी होती या खुशहाली, उसने कभी भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं किया था। रात को अपनी माँ की टांगें दबाता, तब अपने कमरे में जाकर सोता था। बाप को भी याद आने लगा कि उन्होंने केशव के साथ कितना जुल्म किया था। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मारा भी उसी को था। इसके बावजूद माफ़ी भी केशव ने ही मांगी थी। दोनों पति पत्नी भूख की वजह से मजबूर हो गए थे। जब उन्हें कहीं से भी खाना नहीं मिला तो कचरे के पास कुछ खाना पड़ा हुआ था। वह खाने के लिए उसे उठाने लगे, तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने सर उठाकर देखा तो केशव खड़ा था। उसको देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी और उसके सीने से लग गई। जब केशव अपने गेहूं बेचने के लिए शहर आया तो विकास के घर गया। तब उसने बताया कि उसके माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए हैं। यह सुनकर केशव ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और वे उन्हें कचरे के डिब्बे के पास खाना खाते हुए नजर आए। केशव उन्हें अपने साथ गांव ले गया। दोनों पति पत्नी को केशव की अब कदर आई थी। पहली बार गांव पहुंचकर माँ ने लक्ष्मी को गले से लगाया था। इस साल फसल भी अच्छी हुई थी और गेहूं की बालियां भर भर कर लगी थी। पिछले साल का जैसे नुकसान पूरा हो गया था। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ा, पर उनके लाडले बेटे विकास ने तो कभी पलटकर अपने माँ बाप की खैरियत तक न पूछी, ना ही ये जानने की कोशिश की थी कि जब माँ बाप खो गए थे तो वह मिले या नहीं मिले। 10 साल गुजर गए थे। एक के बाद एक केशव के माँ बाप मौत की नींद सो गए, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने केशव से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादती की थी। लेकिन केशव ने कोई भी शिकवा गिला नहीं किया था। जाते समय उसके माँ बाप उससे खुश थे। विकास तो बस अंतिम संस्कार के समय ही पहुंचा था और दूसरे ही दिन वापस चला गया। लेकिन रीना और बच्चों ने तो आने की भी तकलीफ़ नहीं की थी कि अपने सास ससुर को आखिरी बार ही देख लेती। केशव ने इतनी तरक्की कर ली थी कि भाई की बिकी हुई ज़मीन वह दोबारा से ख़रीद चुका था। घर में खुशहाली थी। लक्ष्मी से कहता था कि देख लिया तुमने, मैंने कहा था ना कि एक दिन हमें सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। एक रात उनके घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। केशव परेशान हो गया कि इतनी रात कौन है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने विकास और उसकी पत्नी रोते हुए घर में आए थे। कहने लगे कि उनके बेटों ने हमें बर्बाद करके रख दिया। दोनों ही नशे के आदी हो चुके हैं, सब कुछ बिक गया। दोनों बेटे नशे में धुत हर समय गली कूचों में गिरते रहते हैं। हम लोग तो तबाह और बर्बाद हो गए। विकास कहने लगा कि मैं बच्चों के इलाज की खातिर घर तक भेज दिया, लेकिन उनके नशे की लत ख़त्म ना हो सकी।
मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और बर्बाद हो गया। मेरे दोनों बेटों ने नशा पूरा करने के लिए छीना झपटी शुरू कर दी और मेरे दोनों बेटों को पुलिस पकड़ कर ले गई। वह कहने लगा, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया था, इसीलिए मुझे अपनी औलाद की सूरत में सज़ा मिली है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज विकास को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रीना की सारी हेकड़ी अब ख़त्म हो चुकी थी। लक्ष्मी को देखकर हैरान थी, जो उस समय उससे ज़्यादा अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए बैठी थी। मुन्नी हूबहू अपनी माँ की तरह थी, बहुत खूबसूरत, सुघड़ और पढ़ाई भी कर रही थी और हर साल अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती थी। ये वही मुन्नी थी जिस पर उसने हमेशा अपने बेटों को ज़्यादा अहमियत दी थी और जुल्म करने में एक छोटी सी मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा था। अपने जिन बेटों पर वह इतराती थी, आज वही बेटे उसके लिए शर्मिंदगी का सामान बने थे। इस कहानी पर ये पंक्तियाँ बिल्कुल ठीक बैठती हैं। घमंड न करना ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हालात और वक्त कभी एक जैसे नहीं रहते। ना ही अच्छा वक्त हमेशा रहता है, ना ही बुरे हालात हमेशा रहते हैं।